सभी को प्यार भरा नमस्कार। किसी भी कार्य को करने के लिए टूल्स की आवश्यकता होती है। बिना टूल्स के कोई भी कार्य कठिन हो जाता है। फिजिक्स के लिए भी एक टूल्स की आवश्यकता है जिसका नाम है मैथमेटिक्स। इसीलिए टॉपिक का नाम आज मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स है। ऐसे मैथमेटिक्स को लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स कहते हैं। कुछ लोग तो मैथमेटिक्स को गॉड्स ऑन लैंग्वेज ही बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं फिजिक्स पढ़ने वाले को उस आधार पर क्या बोलेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि मैथमेटिकल टूल्स में कितनी मैथमेटिक्स की ज़रूरत फिजिक्स के लिए है। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि मैथमेटिक्स के हमारे कुल मिलाकर के इतने ब्रांचेज अभी हैं और अब ये सभी मैथमेटिक्स के ब्रांचेज आपको 11 से लेकर के 12 क्लास तक के बीच में पढ़ लेना है। अब सवाल ये है कि फ़िज़िक्स पढ़ने के लिए क्या ये सभी चाहिए? आंसर है हाँ, ये सभी चाहिए। क्या ये पैकेज में चाहिए या इंस्टॉलमेंट में चाहिए? आंसर है सभी पैकेज में चाहिए। तब तो इतना मैथमेटिक्स आप 12 ख़त्म करने के बाद ही कंप्लीट कर पाएंगे। तो 12 ख़त्म करते करते तो 2 साल ऐसे ही लग जाएंगे। क्या फिजिक्स उसके बाद शुरू किया जाए? एक बड़ा क्वेश्चन है। नहीं, अगर ऐसा करेंगे तब फिजिक्स पढ़ेंगे कब? तो फिजिक्स पढ़ने के लिए हमको कुछ मैथमेटिक्स की आवश्यकता है जिसको शुरुआत में ही हमको पढ़ लेना होगा। ओके, अब अगर मैथ में वेट करें कि ये टॉपिक्स हो जाएं उसके बाद से इसको डील किया जाए तो आपको काफ़ी लेट हो जाएगा, काफ़ी डिले हो जाएगा। ओके, कुछ टॉपिक्स जो हैं, कुछ मैथमेटिक्स के ब्रांच जो हैं वो ऑलरेडी 10th तक में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। उनकी चिंता आप ज़्यादा मत करें, जहाँ पर आएगा वहाँ देख लिया जाएगा। जैसे कि आपका अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। रह गई बात डायनेमिक्स, कैलकुलस और वेक्टर की। तो इसमें सबसे पहले आपको ज़रूरत जो पहले ही टॉपिक से, पहला टॉपिक बोलने का मतलब मोशन चैप्टर से ही आपको पड़ जाएगी, वो है कैलकुलस। कैलकुलस की आवश्यकता आपको अभी इमीडिएटली है। कैलकुलस में 2 ब्रांचेज काफ़ी अहम हैं। 2 ब्रांचेज में पहला ब्रांच आपका डिफ्रेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन। इन दोनों को देखना बहुत ही आवश्यक होगा आपको। ये दोनों अभी तुरंत रिक्वायरमेंट में हैं। तो इंटीग्रेशन, ओके, इसके बारे में आप एक चीज़ जान लें कि इंटीग्रेशन जो है वो बेसिकली इन्वर्स प्रोसेस है। इन्वर्स प्रोसेस का मतलब क्या, ये भी समझना होगा, ऑफ डिफरेंशिएशन। साथ साथ कंपेयर करके पढ़ लेंगे, आसान भी रहेगा और समझ में भी आएगा। इन्वर्स प्रोसेस की बात कर रहे थे, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन का इन्वर्स प्रोसेस है। अगर हम कोई क्वांटिटी ऐड करते हैं और देन एंड देयर उतना ही सब्ट्रैक्ट भी कर लें तो जो क्वांटिटी है वो अनचेंज रहेगा। इसी तरह से अगर किसी क्वांटिटी में कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं और उसी नंबर से देन एंड देयर डिवाइड भी कर देते हैं तो क्वांटिटी आपका अनचेंज रहेगा। इसी प्रकार अगर किसी चीज़ को आप डिफ्रेंशिएट करते हैं और देन एंड देयर उसको इंटीग्रेट भी कर लेते हैं तो इन्वर्स प्रोसेस होने के कारण क्वांटिटी अनचेंज रहना चाहिए। ओके, अभी सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखने की बात है। तो कॉन्सेप्ट सीखने में चलिए हम ग्राफ का हेल्प ले लें, इससे काफ़ी आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर सिंपल एक ग्राफ जो पहले से लेते आए हैं वही ले लें, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और इस तरह का कोई ग्राफ है। इस ग्राफ की प्रॉपर्टी 2 आपने पढ़ी है। एक प्रॉपर्टी आपका था एरिया को लेकर के। ओके, अगर ये ऐसा है, इसका एरिया अगर निकालेंगे तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो एरिया आपको क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट दे देगा। एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और इसी ग्राफ के स्लोप की बात करें तो स्लोप जो होगा वो बेसिकली एक्सीलरेशन देगा। जहाँ तक स्लोप की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो एक पार्ट अगर हम तोड़ लें तो इधर से आपको डेल्टा V हो जाएगा और इधर से आपको डेल्टा T हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन ऐसे भी डेफिनेशन में डेल्टा V बाय डेल्टा T ही होता है। ओके, अभी हमेशा हमको ऐसा ग्राफ स्ट्रेट लाइन वाला मिले, ऐसा सौभाग्य हमेशा प्राप्त नहीं होगा। कभी कभी क्या होगा कि ग्राफ का जो नेचर होगा वो बदला बदला रहेगा। ऐसा हो सकता है कि ग्राफ आपको कुछ इस तरह का मिले। ओके, अब ऐसे ग्राफ में हमको हर पोजीशन पे एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, इसीलिए ग्राफ कर्व है। तो
अगर कोई आपको बोलता है कि P पॉइंट पे आप एक्सेलेरेशन निकालिए, तब तो आपको इतना छोटा P पॉइंट के पास ट्रायंगल बन जाएगा जिसका आप देखो डेल्टा भी टेंस टू 0 की तरफ, और साथ ही साथ ये डेल्टा टी की बात कर रहे थे, ये भी टेंस टू 0। अब 0 डिवाइडेड बाय 0 अगर एक्सेलेरेशन मिले तो मैथमेटिकली इसको अनडिफाइंड बोलेंगे, मैथमेटिशियंस इसको अनडिफाइंड बोलते हैं। ओके, लेकिन इसके बावजूद भी आपका जो उद्देश्य था कि पॉइंट तक पहुँचे, वो तो ट्रायंगल छोटा बनाया आपने, पॉइंट तक पहुँचे कहाँ? तो पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको यहाँ पर एक लिमिट लगाना पड़ेगा, डेल्टा टी को श्रिंक करके टेंस टू 0 लिखना पड़ेगा। ओके, अब ऐसा अगर आपने लिखा तो इसको फाइनली क्या लिखेंगे, इसी के बारे में आइजैक न्यूटन ने, एक बात आपको जानकारी दे दूं कि कैलकुलस की डिजाइनिंग आइजैक न्यूटन ने की थी, और इसीलिए हम इसको dv/dt लिख सकते हैं। ओके, ये आपको एक्सेलेरेशन हुआ एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, इसीलिए इस एक्सेलेरेशन का नाम इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन होगा। ओके, अब चलिए हम नॉर्मल या जनरल केसेस की बात कर लें। ये तो एक स्पेशल केस हमने लेकर के बनाया। अगर यहीं हमारे पास ये एक्स एक्सिस होता और ये हमारा वाई एक्सिस होता, तो वैसे केस में हम यहाँ पर डेल्टा वाई और इधर हम डेल्टा एक्स लिखते। तो स्लोप एट पॉइंट पी की बात कर रहे थे, है ना। स्लोप एट पॉइंट पी, एक एवरेज स्लोप की नहीं बात कर रहे हैं, एवरेज स्लोप निकालना होगा तब तो हम पूरा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अब चेंज हो जाएगा टी एक्स में और भी वाई में। ऐसा चेंज अगर आपने ला दिया तो आपके पास रिजल्ट जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, डी वाई बाय डी एक्स। अगर ये डी वाई बाय डी एक्स है तो ये डी वाई बाय डी एक्स को पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ा जाएगा रेड एच डिफ्रेंशिएशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई, WRT मतलब विथ रेस्पेक्ट टू किसके? एक्स। डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यही है डिफ्रेंशिएशन। ऐसे आपको क्या था कि शुरू से अंत तक का स्लोप पता था, आपको एक पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालना था ज्योमेट्रिकली, तो आपने क्या कर दिया? डिफ्रेंशिएट कर दिया। यूँ कहें कि पहले आप डिवाइड कर रहे थे डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स से, अभी आप इतना छोटा लेवल पे उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं कि नाम नया हो गया, और ये नया नाम क्या हो गया? डिफ्रेंशिएशन। ऐसे बोल सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन इज एडवांस डिवीजन। ओके, डिफ्रेंशिएशन कॉन्सेप्ट एज सच नया नहीं है। नया इसलिए नहीं है क्योंकि डिफ्रेंशिएशन आप पहले से भी कई बार करते आए हैं। बचपन में जितने खिलौने तोड़े थे वो डिफ्रेंशिएशन ही था, वो और कोई प्रोसेस नहीं था। अब वहाँ पर आपने उसको डिफ्रेंशिएशन क्यों नहीं बोला, तो इसकी भी बात कर लें। वहाँ अगर 2-4 टुकड़ों में तोड़ा है तो वो डिवीजन था। अगर इतने टुकड़ों में तोड़ दिया कि फर्दर उसको काउंट नहीं किया जा सके या काउंटेबल ना हो, तो ऐसे केस में वो डिफ्रेंशिएशन ही कहलाएगा। जैसे एक चौक का टुकड़ा आपको दे दिया गया और उस चौक के टुकड़े को आप तोड़ते तोड़ते ओके उसके मॉलिक्यूलर लेवल तक लेकर के आए, तो दैट इज नॉट सेड टू बी डिवीजन, दैट इज सेड टू बी डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन का ये कॉन्सेप्ट है। ओके, अब चलिए इंटीग्रेशन वाली की बात करें। मैं बात कर रहा था कि अगर यहाँ पर भी आपको ये ग्राफ जो है इस तरह से ना मिल करके, ठीक है, कर्व वाला ग्राफ मिल जाए, लाइक ये कर्व वाला ग्राफ इस तरह से मिल जाए। इस कर्व वाले ग्राफ में हमको एरिया चाहिए, क्योंकि डिफरेंट क्वांटिटी में जो एरिया होगा वो आपको डिफरेंट क्वांटिटी देगा। यहाँ पर कहीं पर एरिया वर्क देगा, कहीं एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा, कहीं एनर्जी डेंसिटी देगा। उस सिचुएशन के अनुसार डिसाइड होगा। हमने x मान लिया, y मान लिया, इसीलिए क्वांटिटी को अपने इच्छानुसार नहीं रख करके जनरल y और x ले रहे हैं। अभी इसके एरिया की बात करें, ओके,
अब एरिया निकालना रेगुलर फिगर होता तो कितना आसान होता, रेक्टेंगल होता लेंथ इंटू ब्रेथ, स्क्वायर होता साइड स्क्वायर, सर्कल होता पाई आर स्क्वायर कर देते, लेकिन ये ट्रेपेजियम भी तो नहीं है कि पिछले बार जैसा आप कर लेते। तो ऐसे केस में एरिया कैसे निकालें? इरेगुलर डायग्राम के एरिया निकालने के लिए मेजरमेंट में एक इनडायरेक्ट टेक्निक बताया गया था कि आप उसको ग्राफ पेपर पर लेकर के प्लॉट कर लें। एक बार ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लिया तो जो आपके स्क्वायर्स हैं मिलीमीटर स्क्वायर्स में काउंट करके और इसका अप्रोक्सीमेट एरिया निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं, अप्रोक्सीमेट एरिया। तो देखिए अगर वही पैटर्न में हम इसको ऐसे काटते, ओके, डिवाइड करते, तो ऐसा डिवाइड करने पे आपको दिख रहा है कि ये तो रेक्टेंगुलर हो गया, इसका एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऊपर वाला डायग्राम जो है वो आपका रेगुलर नहीं है, ओके, उसी में प्रॉब्लम है। लेकिन पोर्शन जो लेफ्ट आउट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ज़्यादा लेफ्ट आउट पोर्शन छोड़ देंगे तो एक्चुअल एरिया के आसपास नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे केस में हम इस तरह से इसको डिवाइड नहीं करके थोड़ा सा और किसी तरीके से डिवाइड करते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपने इसको कुछ ऐसा डिवाइड किया, और इस तरह से डिवाइड करने के बाद ओके उसमें कोई एक एलिमेंट चूज कर लिया, लाइक चलिए हम इसको एक स्ट्रिप चूज कर लेते हैं और इसके थिकनेस को हम डेल्टा एक्स बोलते हैं, ओके, और ये फंक्शन यहाँ पर y है, ओके। तो इस पार्टिकुलर स्ट्रिप का एरिया हम y इंटू डेल्टा एक्स लिखेंगे, ओके। चूँकि ये पूरे का एरिया नहीं है तो हम इसको डेल्टा ए भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक और बात, y जो है ना, x के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको fx लिख लीजिए, फंक्शन ऑफ x। यहाँ भी आप y इक्वल टू fx लिख सकते थे। हाँ, यहाँ डिफ्रेंशिएट होने में y तभी डिफ्रेंशिएट होगा जब वो x का फंक्शन है। अगर x का फंक्शन नहीं है तो वैसे केस में या तो कांस्टेंट मानना पड़ेगा और नहीं तो फिर रिलेशन आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी y आपको कैसा हो गया, तो fx जैसा हो गया। अभी आप स्ट्रिप में 1 2 इस तरह से n तक आ जाइए, बहुत सारे स्ट्रिप हैं, तो आप डेल्टा a1 इज इक्वल टू एफ x1 डेल्टा x1 कर सकते हैं, डेल्टा a2 इज इक्वल टू एफ x2 डेल्टा x2 कर सकते हैं। इसी तरह से आप लास्ट तक कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको डेल्टा an तक चाहिए तो वहाँ तक आ जाइए। अभी यहाँ से आप एक काम करें, टोटल एरिया कैलकुलेट कर लें। हाँ, टोटल एरिया में क्या होगा, आपको डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, डेल्टा an तक जाना होगा। अभी सभी के वैल्यू पुट कर लेते हैं, एफ x1 डेल्टा x1 प्लस एफ x2 डेल्टा x2 और इसी तरह से प्लस एफ xn और डेल्टा xn, ओके। इसको लिखने का जो तरीका होगा वो भी आप समझ लीजिए। इसको लिखा जा सकता है समेसन, क्योंकि सब में बीच में सम है, एडिशन साइन है, समेसन एफ एक्स आई इंडिसेस है जो कि 1 से लेकर के n तक वेरी करेगा, और डेल्टा एक्स आई, ओके। तो आपको अब एक टोटल एरिया निकल गया। टोटल एरिया आपको दिख रहा है, आपने लिख लिया इसके जगह पर समेसन कितना, एफ एक्स आई डेल्टा एक्स आई। अब सवाल ये है कि इस टोटल एरिया को निकाल करके आप क्या पूरी तरह से संतुष्ट हैं? आपने पूरी तरह से चेक कर लिया, सेटिस्फेक्शन है कि यही टोटल एरिया है? हाँ। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रहा है, हम यहाँ तक रेक्टेंगल मान के चले हैं, इसको भी रेक्टेंगल मान के चले हैं, ठीक है, और इसको भी रेक्टेंगल मान के चले हैं। तो फिलहाल आपके पास देखिए ये जो पोर्शंस हैं ये लेफ़्ट आउट हो जा रहे हैं, छूट जा रहे हैं। अब देखिए पहले जो पोर्शन छूट रहे थे उसके कंपैरिजन में पहले तो यहाँ से टोटल ही पोर्शन लेफ़्ट आउट में था। अब देखिए लीजिए कि बहुत सारा इंक्लूड हो गया है, ये पार्ट इंक्लूड हो गया, ये पार्ट इंक्लूड हो गया, ये पार्ट तो छूटने वाला पोर्शन कम हो गया जब आपने उसको डिवाइड किया, स्लाइस में स्लॉट किया। तो अब ऐसा करें कि अगर इसको हम और पतले स्लाइस में काटें तब क्या होगा,
जैसे यहाँ से एक और पतले स्लाइस में काट लेते तो देखिए यहाँ तक रेक्टेंगल हो जाता, ये भी आपको इंक्लूड हो जाता, यानी लेफ्ट आउट पोर्शन फर्दर रिड्यूस हो जाता। यानी लेफ्ट आउट पोर्शन को रिड्यूस करना है तो डेल्टा एक्स जो है उसको कम करना पड़ेगा। और कितना कम करना पड़ेगा? अगर आपको एक्चुअल टोटल एरिया चाहिए, एक्चुअल टोटल एरिया जो कि अलग अलग सिचुएशन में हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर समेसन क्या है, एफ एक्स आई डेल्टा एक्स आई, और यहाँ पर आपको लगेगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। स्लाइस को बहुत पतला कर दिया, एकदम थिन कर दिया, इसीलिए टेंस टू जीरो। टेंस टू जीरो का मतलब जीरो नहीं होता है, अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो होता है, मतलब वो बहुत ही स्मॉल या थिकनेस का होगा ऐसा। अभी इसको ही आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने बोला कि आप ऐसा लिख लीजिए इसको एफ एक्स और डी एक्स, है ना। और इसको पढ़ेंगे क्या, इंटीग्रेशन, इसको पढ़ेंगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू दैट मच। ओके, यहाँ पर सिंबल पे भी, ये जो सिंबल है इस पर भी ध्यान दीजिएगा। ये बेसिकली ये इसी सिंबल को थोड़ा सा एडवांस में लिखा गया है, यही एस जो है इस तरह से बन गया। मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन एडवांस समेसन है। ओके, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन भी एज ए कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है। बचपन में बहुत सारे इंटीग्रेशन आपने किए थे। क्या किए थे, जितने बिल्डिंग ब्लॉक्स मिले थे उससे बहुत सारे स्ट्रक्चर आपने बनाए थे, एक एक ब्लॉक को आपने सजाया था, वो क्या था, इंटीग्रेशन था। ऐसे आपकी एजुकेशन की बात करें, आज तक जो एजुकेशन हुआ वो भी तो इंटीग्रेशन ही है। शुरू में आपने अल्फ़ाबेट सीखा, अल्फ़ाबेट से वर्ड सीखा, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ, पैराग्राफ से ऐसे, और ऐसे से अब आप नोवेल तक पहुंच गए। तो ये एक लेयर वाइज इंटीग्रेशन है। हम रोज़ जो चलते हैं, हमारी जर्नी भी एवरी स्टेप का इंटीग्रेशन है। ओके, आप देखोगे जो भी आपके व्हीकल में ऑडोमीटर लगे हुए हैं, वो हर स्टेप, हर इंच जो आपका गाड़ी चलता है उसको इंटीग्रेट करके बता देता है कि कितनी गाड़ी अभी तक चली है। ओके, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एज ए कॉन्सेप्ट नए नहीं है। हाँ, मैथमेटिकल वे में, फिजिक्स के वे में अभी आपको इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो हो सकता है कि ये आपको नया लगे। ऑल्दो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, हाँ एडवांस लेवल का थोड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्स एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, दूसरा फॉर्मूला डी बाय डी एक्स ऑफ सी, सी मतलब कांस्टेंट, इज इक्वल टू जीरो। तीसरा फॉर्मूला डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। चौथा फॉर्मूला डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। पाँचवा फॉर्मूला डी बाय डी एक्स ऑफ, यहाँ पर tan x कर लीजिए, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरह से सिक्स नंबर में फॉर्मूला डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अभी बात कर रहे थे कि जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन बेसिकली डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है, यानी आपने डिफरेंशिएट कर लिया है तो इंटीग्रेट भी कर पाओगे। जैसे यहाँ पर सेकंड नंबर से आइए, सेकंड नंबर पहले लिखते हैं। अगर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो डी एक्स लिखते हैं तो ऐसे जीरो को कितनी बार भी ऐड करें जीरो ही होगा, बट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि ये कांस्टेंट होगा। तीसरा नंबर पे आइए, अगर आप डी बाय डी एक्स की जगह पर यहाँ पर कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिखें तो आपके पास साइन एक्स और कांस्टेंट आना है, क्योंकि कॉस एक्स डी एक्स के साथ भी जीरो डी एक्स तो ऐड हो ही सकता है। चौथा नंबर अगर हम चलें तो हमारे पास अगर ये साइन एक्स डी एक्स है तो ये आपको क्या होगा, कॉस एक्स। हाँ, यहाँ पर माइनस होना चाहिए तब वो कॉस एक्स होगा, क्योंकि ये जो है उसका रिवर्स प्रोसेस है। इस माइनस को यहाँ ब्रैकेट से बाहर निकाल करके हम इधर ला करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट याद रखने में आसानी होगी, तो प्लस सी कर लिया। इस तरह से आप
5वें नंबर पे आ जाइए। 5वें नंबर पे आपके पास इंटीग्रेशन ओके सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 10x प्लस सी। और 6 नंबर में ओके इसी तरह से कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। ओके, अभी पहला नंबर मैंने यहाँ पर ब्लैंक रखा था। अगर आप लिखते n x टू द पावर n माइनस 1 और dx, तो अब इसका रिजल्ट क्या होता। n तो कांस्टेंट है, यहाँ से हम बाहर निकाल सकते हैं। अगर बाहर निकाल लेते तो इधर रिजल्ट में आकर के x टू द पावर n होता और डिवाइडेड बाय n होता। हम चाहते थे फॉर्मूला n के लिए, तो इसमें हमको +1 करना पड़ता। तो यहाँ भी हम +1 करते और यहाँ भी +1 करते। ये -1 + 1 गायब हो जाता, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता x टू द पावर n dx इज इक्वल टू इतना और एक कांस्टेंट c यहाँ पर ऐड होगा। ओके, तो पहला फॉर्मूला इसी का रिवर्स प्रोसेस है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए वेल यहाँ तक हम लोग आ गए। अब थोड़ा सा और नंबर बढ़ाया जाए। जैसे यहाँ 7वें नंबर में हम चाहते हैं एक डिफ्रेंशिएशन और साथ साथ इसका इंटीग्रेशन का भी रिजल्ट अब लिखते जाएंगे। आसान रहेगा सीखना और दूसरी बात याद रखना, दोनों ही पॉइंट को ध्यान में रखना है। जैसे कॉसेक आपने लिख लिया है, कॉट लिख लिया है, यहाँ पर अगर आप सेक एक्स लिखते तो ये आपको रिजल्ट जो होता वो सेक एक्स tan x होता। और इंटीग्रेशन में अगर यहाँ पर सेक एक्स tan x लिखते dx, तो ये आपको सेक एक्स के बराबर होता प्लस c कांस्टेंट भी होता। इसी तरह से 8 नंबर में हम आ जाते हैं। ओके, चेंज करते चलते हैं। 8 नंबर में आप यहाँ पर कोसेक x की बात करते तो ये माइनस कोसेक x और कॉट एक्स होता। उसके अनुसार यहाँ पर अगर आप 8 नंबर में देखते तो 8 नंबर में आप लिख सकते थे क्या, कोसेक x कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। 9th नंबर में चलिए हम यहाँ पर एक दूसरा लेते हैं साइन nx। ओके, कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका रिजल्ट जो होगा आपको n cos nx प्लस सी, सॉरी n cos nx। और इस तरफ अगर आप लेते तो cos nx dx इज इक्वल टू रिजल्ट आता आपके पास sin nx और n मल्टीप्लाइड था, बाहर निकाल करके यहाँ लाते तो डिवाइड हो जाता प्लस सी। यहाँ पर cos nx की बात करते तो ये n sin nx माइनस साइन के साथ, तो यहाँ पर sin nx dx इज इक्वल टू माइनस cos nx बाय n प्लस सी। और लास्ट वाला रिजल्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए ये रिजल्ट भी आप देख लें। 11th नंबर, अगर d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स लिखें, या केमिस्ट्री में इसी को है ना d बाई डी एक्स ऑफ ln x लिखते हैं। ओके, इसका रिजल्ट 1 बाय एक्स आएगा। ओके, तो इसके अनुसार अगर 1 बाय एक्स डी एक्स आपने लिखा तो ये जो रिजल्ट है वो आपको आ जाएगा log ई एक्स और प्लस सी। यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम पहले फॉर्मूले के अनुसार चलते x का पावर -1 होता, और अगर ये x का पावर -1 होता तो इस फॉर्मूले से देखिए रिजल्ट क्या आता, x का पावर -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 1, ऊपर 1 हो जाता और नीचे 0, मतलब ये अनडिफाइंड चीज़ों से बचने के लिए ही, वहाँ देखे थे आप 0/0 आया था, उससे बचने के लिए ही हम लोग ये कैलकुलस पढ़ रहे हैं। तो अनडिफाइंड चीज़ों से बचने के लिए अगर ऐसा कर रहे हैं तो एक चीज़ कंडीशन डाल दीजिए, यहाँ पर पहले फॉर्मूले में n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। ओके, केवल इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बाद बाकी सब के लिए एप्लीकेबल है।
तो आपने देखा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कोई नया चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है। फॉर्मूले इसके आपको याद करने पड़ेंगे। एक बार मैं फॉर्मूले पूरी तरह से दिखा देता हूँ, पहले वाला भी और अभी वाला भी। आप याद करने में बड़ी सहूलियत हो जाएगी। आपको ये नहीं सोचना है कि आपको इतना पूरा याद करना है, आप सिर्फ डिफरेंशिएशन याद करें। आप फिर से सुन लें, सिर्फ डिफरेंशिएशन याद करें, इंटीग्रेशन अपने आप याद हो जाएगा। और एक बार इंटीग्रेशन खुद ब खुद डिफरेंशिएशन के इतने फॉर्मूले के साथ याद हो गया तो फिर कैलकुलस में आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, जहाँ तक फिजिक्स को लेकर के मैटर है। और ये फॉर्मूले मैथमेटिक्स में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।